नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन मनोविज्ञान से संबंधित पूरे 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि रीट के लिए होने वाला है। दोस्तों, ये रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए ये मनोविज्ञान का मॉडल पेपर है। और इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 30 क्वेश्चन है। और आपके रीट के एग्जाम में भी पूरे 30 क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये रीट के लिए स्पेशल है। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। और ऑप्शन सी है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। और ऑप्शन डी है, विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। इसमें से दोस्तों विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी आपको पेपर में भी इस चीज को ध्यान से देखना है। आजकल तो फिर भी अंडरलाइन होके आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में नहीं आए ऐसे अंडरलाइन होके, तो आपको उसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वो क्वेश्चन हाँ के बारे में पूछ रहा है या फिर नहीं के बारे में पूछ रहा है, इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन कभी कभार अपन को आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इसे जरूर याद रखिएगा, नहीं के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। जबकि विकास की दोस्तों प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, प्रत्येक अवस्था अपने हिसाब से चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉक, लेव वाइगोत्स्की। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। ऑप्शन है, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, अभिक्षमता में अंतर। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अभिक्षमता में अंतर। यानी कि सभी की जो क्षमता होती है वो सभी की क्षमता अलग अलग होती है। यही व्यवसाय के चयन में, यहाँ पे व्यवसाय के बारे में बात की जा रही है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। तो व्यवसाय चयन में सबकी क्षमता अलग अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास में वातावरण की भूमिका फिर रिक्त स्थान दे रखा है के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। ऑप्शन है, स्वभावगत प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, आदत निर्माण। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो किसके द्वारा प्रतिबिंबित होती है दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदत निर्माण। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सकों यानी कि फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ हैं। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत। आपने व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ा होगा, तब पढ़ा होगा पित्त प्रकार का व्यक्तित्व, वात प्रकार का और कफ प्रकार का। ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं। तो ये किसके द्वारा, ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? कौन से प्रकार का व्यक्तित्व वर्गीकरण कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकार सिद्धांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? MMPI, 16PF, EPPS और TAT। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, MMPI। आगे बढ़ते हैं।
यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गार्डनर, स्टेनबर्ग। यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता बताया है? मनोविज्ञान में यही है बात, क्वेश्चन सरल होते हैं, इस क्वेश्चन अपन को सब आंसर भी पता होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अपन कभी कभार समझ नहीं पाते। अभी क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसकी एक बात को पकड़ो आप कि कौन से मनोवैज्ञानिक जिसने बुद्धि को एक सामान्य मानसिक योग्यता कहा है। अब इससे आपका आंसर निकल के आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, ड्रो ए मैन परीक्षण। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाटिया बैटरी परीक्षण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? यहाँ पे भी सत्य नहीं के बारे में पूछ रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। ऑप्शन है सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम समानता। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचारात्मक अध्यापन। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। अधिगम अक्षमता का एक प्रकार नहीं है। जो अधिगम अक्षमता है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप एक ये जो टॉपिक है अधिगम अक्षमता वाला, जो इसे आप जरूर पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक या फिर दो क्वेश्चन पक्का आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है दोस्तों? आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने से संबंधित विकार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, द्वंद्व। आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, चिंतन में समानुभूति। आगे बढ़ते हैं। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है क्लाइंटफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल रोग, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के अधिगम के जो नियम बताए हैं, उन नियमों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, साहचर्य का नियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था,
विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन, एरिक एरिक्सन। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोहलर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक क्रम का अनुसरण, संपर्त्य तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, क्रियाविधि का प्रदर्शन। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, निष्पादन का सत्यापन। आगे बढ़ते हैं। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बौद्ध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदर्शन स्तर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, DW एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण। DW एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग है जो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई दोस्तों? DW एलन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? ऑप्शन है दोस्तों, अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। ये अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरकारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2001, 2005, 2004, 2008। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी, 2005 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समानता, गुणवत्ता व परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? प्रोफेसर यशपाल, श्री जेपी नायक, प्रोफेसर VKRV राव, श्री गिजुभाई बधेखा।
समानता, गुणवत्ता व परिणाम को भारतीय शिक्षा का दूरग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री जेपी नाइक ने। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिग्रहण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है? क्रायोटाइप, RAN, एलील, ऑटोसोम्स। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, वो क्या, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलील। आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फेलिक अवस्था, एलन अवस्था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, लेटेंसी अवस्था। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें दोस्तों अपन ने पूरे 30 क्वेश्चंस देखे और 30 के 30 ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके लिए रीट का जो एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कोशिश करूंगा कि इसके बाद 1 या 2 वीडियो और लेके आऊँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।